हेलो दोस्तों, मेरा नाम रिया है। मैं 26 साल की हूँ। मेरा रंग गोरा है, लंबे काले बाल हैं जो मेरी कमर तक लहराते हैं। मेरी आंखें, हाँ, वो थोड़ी नशीली हैं, ऐसा मेरे कॉलेज के दोस्त कहते थे। और मेरा फिगर, चलो इतना कहूँगी कि जब मैं जीन्स और टॉप पहनकर कॉलेज जाती थी तो लड़के मुड़ मुड़ कर देखते थे। लेकिन मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो हर किसी की तारीफ पर पिघल जाए। मैं दिल्ली में रहती हूँ। मेरा परिवार, वो बिल्कुल आम मध्यम वर्गीय परिवार है। पापा सरकारी दफ्तर में क्लर्क हैं, हमेशा अपने फाइलों और मीटिंग्स में डूबे रहते हैं। मम्मी गृहिणी हैं और घर को संभालने में उनकी ज़िंदगी बीत जाती है। मेरी दादी भी हमारे साथ रहती हैं। वो घर की सबसे सख्त पुलिस वाली हैं। हर छोटी बड़ी बात पर उनकी नज़र रहती है। और हाँ, मेरा एक छोटा भाई भी है जो स्कूल में पढ़ता है। मैं एक प्राइवेट कॉलेज में एमए कर रही हूँ। कॉलेज की ज़िंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। वहाँ की सहेलियों की संगत में मैं थोड़ा बिंदास हो गई, शायद थोड़ा ज़्यादा ही। कॉलेज में लड़कों से फ्लर्ट करना, देर रात तक पार्टियों में जाना और थोड़ा बहुत मस्ती मजाक मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया था। बात उस साल की है जब गर्मियाँ अपने चरम पर थीं। दिल्ली की सड़कों पर धूप ऐसी चमक रही थी कि लगता था जैसे आसमान से आग की बारिश हो रही हो। कॉलेज की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं और मैं घर में ही थी। बाहर निकलने का मन नहीं करता था। गर्मी की वजह से मैं ज़्यादातर अपने कमरे में एसी चला के बैठी रहती थी। हमारे घर का एसी पिछले कुछ दिनों से ठीक से काम नहीं कर रहा था। हवा तो फेंकता था लेकिन ठंडक गायब थी। मम्मी ने कई बार पापा से कहा, एसी की सर्विस करवा लो, गर्मी में रहा नहीं जा रहा। लेकिन पापा अपने ऑफिस के काम में इतने उलझे रहते थे कि बात टलती रही। एक सुबह पापा ऑफिस के लिए निकल रहे थे। मम्मी ने फिर याद दिलाया, सुनो, आज तो एसी वाले को बुला लो। पापा ने हाँ में सिर हिलाया और जेब से फ़ोन निकालकर एक नंबर डायल किया। वो नंबर था विजय का। विजय हमारे मोहल्ले में एसी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन ठीक करने का काम करता था। पापा ने उसे कहा, विजय भाई, आज दोपहर तक आ जाओ, एसी की सर्विस करनी है। मैं उस वक्त अपने कमरे में थी। पापा की बात सुनी लेकिन ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी। गर्मी की वजह से मैंने एक ढीला सा टॉप और शॉर्ट्स पहन रखे थे। मेरे बाल ऊंचे जूड़े में बंधे थे। दोपहर के करीब 2 बजे थे। मैं, मम्मी और दादी लंच कर चुके थे। मम्मी रसोई में बर्तन साफ़ कर रही थी और दादी अपनी चारपाई पर बैठकर रामायण पढ़ रही थी। मेरा भाई अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने गया था। मैं अपने कमरे में लेटी थी जब दरवाजे की घंटी बजी। मम्मी ने आवाज़ लगाई, रिया, ज़रा दरवाज़ा देख तो। मैंने थोड़ा झुंझलाते हुए फ़ोन साइड में रखा और दरवाज़ा खोलने गई। दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था। उसने नीली शर्ट और पैंट पहन रखी थी। कंधे पर एक बैग लटका हुआ था जिसमें शायद उसके औजार थे। उसकी उम्र शायद 40 के आसपास, लेकिन उसका शरीर वो ऐसा था कि मेरी नज़रें उस पर टिक गईं। उसकी बाहें मजबूत थीं और शर्ट के ऊपर से उसकी मांसपेशियां साफ दिख रही थीं। उसका चेहरा धूप की वजह से थोड़ा सख्त लगता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी सादगी थी। हाँ जी, एसी की सर्विस के लिए आया हूँ, उसने कहा। उसकी आवाज़ में एक गहरापन था जो मेरे कानों में गूंज गया। मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, अंदर आइए। वो अंदर आया और ड्राइंग रूम में रखे एसी की ओर बढ़ा। मैंने दरवाज़ा बंद किया और अपने कमरे की ओर जाने लगी, लेकिन मेरे कदम धीरे हो गए। मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मैंने सोचा, ये आदमी, इसमें कुछ तो बात है। मैं रसोई में गई और मम्मी से बोली, मम्मी, मैं अपने कमरे में हूँ, कुछ चाहिए तो बता देना। मम्मी ने कहा, ठीक है, लेकिन ज़रा नज़र रखना, कोई अनजान आदमी है घर में। मैंने हंसते हुए कहा, अरे मम्मी, पापा ने बुलाया है, क्या होगा। लेकिन मेरे मन में कुछ और ही था। मैं अपने कमरे में गई, लेकिन दरवाज़ा थोड़ा खुला छोड़ दिया। वहाँ से मुझे ड्राइंग रूम में वो आदमी विजय साफ दिख रहा था।
उसने अपना बैग खोला और एसी की सर्विस शुरू कर दी। उसकी शर्ट की बाहें चढ़ी हुई थीं और उसकी मांसपेशियां काम करते वक्त उभर रही थीं। मैं चुपके चुपके उसे देख रही थी। मेरा दिल थोड़ा तेज़ी से धड़कने लगा। विजय अपने काम में डूबा था। उसने एसी का फ़िल्टर निकाला और उसे साफ़ करने के लिए एक कपड़ा मांगा। उसने ड्राइंग रूम से आवाज़ लगाई, कोई है? ज़रा एक कपड़ा दे दीजिए। मैंने मौका देखा। मैं अपने कमरे से निकली और रसोई से एक साफ़ कपड़ा लेकर उसके पास गई। कपड़ा देते वक्त मैंने जानबूझकर अपनी उंगलियां उसके हाथ से छुआ दी। उसका हाथ गर्म और मजबूत था। मेरे दिल की धड़कन और तेज़ हो गई, लेकिन विजय ने कोई ख़ास प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने कपड़ा लिया और शुक्रिया कहकर वापस अपने काम में लग गया। मुझे थोड़ा गुस्सा आया। ये इतना सीधा कैसे हो सकता है, मैंने सोचा। मैं वापस अपने कमरे की ओर गई, लेकिन इस बार मैंने अपने टॉप को थोड़ा और ढीला कर लिया। मैंने सोचा, अगर ये इशारा नहीं समझेगा तो कुछ और करना पड़ेगा। मैं दोबारा ड्राइंग रूम में गई और बिना वजह के वहाँ रखी मैगज़ीन उठाने लगी। मैगज़ीन उठाते वक्त मैं जानबूझकर थोड़ा झुकी ताकि विजय का ध्यान मेरी ओर जाए, लेकिन वो अपने काम में इतना डूबा था कि उसने मेरी ओर देखा तक नहीं। मुझे अब थोड़ा चैलेंज सा लगने लगा। मैंने सोचा, देखती हूँ तो तुम कितना सीधे बनते हो। विजय ने काम ख़त्म किया और एसी को चेक करने के लिए चालू किया। ठंडी हवा आने लगी। उसने मम्मी को बुलाया और कहा, भाभी जी काम हो गया। अरे अब ठीक है। मम्मी ने खुश होकर कहा, वाह विजय भाई, आप तो कमाल हो। कितने पैसे हुए? विजय ने कहा, 500 रुपये। मैंने मौका देखा। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी मैं दे देती हूँ। मैंने अपने पर्स से पैसे निकाले और विजय को देते वक्त फिर से उसका हाथ छुआ। इस बार मैंने थोड़ा ज़्यादा देर तक छुआ और हल्का सा मुस्कुराई। विजय ने पैसे लिए और बैग उठाकर जाने लगा। उसने मेरी मुस्कान को नज़रअंदाज किया और मम्मी से कहा, अगर कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। मैंने दरवाजे तक उसे छोड़ा। जैसे ही वो बाहर निकला, मैंने एक गहरी सांस ली। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। विजय का चेहरा, उसकी आवाज़, उसका शरीर, सब कुछ मेरे दिमाग में घूम रहा था। मैं अपने कमरे में गई और बिस्तर पर लेट गई। मैंने सोचा, ये आदमी, इसे मुझे फिर से देखना है। विजय के जाने के बाद मेरा मन बेचैन था। मैं बार बार उस पल को याद करती जब मैंने उसका हाथ छुआ था। उसका गर्म स्पर्श, उसकी मजबूत बाहें, सब कुछ मेरे दिमाग में छा गया था। कॉलेज की छुट्टियों की वजह से मेरा बाहर जाना बंद था। मेरे दोस्त, मेरी मस्ती, सब कुछ गर्मी की वजह से थम गया था और अब विजय ही मेरी कल्पनाओं का केंद्र बन गया था। मैंने सोचा कि अगर मुझे विजय को दोबारा देखना है तो कोई बहाना चाहिए। अगले दिन सुबह मैंने एसी का प्लग निकाला और उसमें थोड़ा पानी डाल दिया। फिर मैंने मम्मी से शिकायत की, मम्मी एसी फिर से ख़राब हो गया। रात को ठंडी हवा नहीं आ रही थी। मम्मी ने परेशान होकर कहा, अरे अभी तो सर्विस हुई थी, चलो विजय को फिर से बुलाते हैं। मैंने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मम्मी, आप पापा को बोल दो। पापा ने विजय को फ़ोन किया और उसे दोबारा बुलाया। इस बार मैंने पहले से तैयारी कर ली थी। मैंने हल्का सा मेकअप किया और एक ऐसी ड्रेस पहनी जो थोड़ी टाइट थी। मैं चाहती थी कि विजय का ध्यान मेरी ओर जाए। विजय दोपहर को फिर से आया। मैंने दरवाज़ा खोला और उसे मीठी मुस्कान के साथ अंदर बुलाया। उसने वही सादगी भरा जवाब दिया, जी ऐसी में क्या दिक्कत है? मैंने बनावटी परेशानी दिखाते हुए कहा, पता नहीं, कल रात से बिल्कुल ठंडा नहीं कर रहा। विजय ने एसी चेक किया और पाया कि उसमें पानी भरा हुआ है। उसने मम्मी से कहा, भाभी जी इसमें पानी चला गया है, शायद कोई गलती से डाल दिया। मैंने मासूम बनते हुए कहा, अरे ऐसा कैसे हो गया? शायद मैंने गलती से कुछ कर दिया। विजय ने कोई शक नहीं किया और काम शुरू कर दिया। मैं फिर से चुपके चुपके उसे देखने लगी। इस बार मैंने एक गिलास पानी लिया और उसे देने के बहाने उसके पास गई। पानी देते वक्त मैंने जानबूझकर गिलास को थोड़ा हिलाया, जिससे पानी उसकी शर्ट पर गिर गया। अरे सॉरी, मैंने बनावटी अफसोस जताया और अपने दुपट्टे से उसकी शर्ट पोंछने लगी। मैंने जानबूझकर उसके सीने को छुआ।
विजय थोड़ा असहज हुआ और पीछे हटते हुए बोला, कोई बात नहीं, मैं ठीक कर लूँगा। मैंने मन ही मन सोचा, ये इतना सीधा कैसे हो सकता है। मेरा मन अब विजय के बिना चैन नहीं पा रहा था। फिर अगले हफ्ते मैंने वॉशिंग मशीन को जानबूझकर ख़राब कर दिया था। पाइप को ढीला कर दिया जिससे पानी लीक होने लगा। मम्मी को शिकायत की और उन्होंने पापा को बोलकर विजय को फिर से बुलाया। मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं चाहती थी कि विजय मेरी ओर ध्यान दे, मेरी बातों को समझे, लेकिन वो हर बार की तरह सीधा साधा ही रहा। जब विजय आया, मैंने दरवाज़ा खोला। मैंने एक टाइट कुर्ती और जीन्स पहन रखी थी, हल्का सा मेकअप और मेरे बाल खुले हुए थे। मैंने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आइए विजय भैया, इस बार वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई है। विजय ने अपनी वही सादगी भरी मुस्कान दी और बोला, जी दिखाइए क्या दिक्कत है। मैं उसे वॉशिंग मशीन के पास ले गई। वो काम में जुट गया। मैं उसके आसपास मंडराने लगी, कभी उसे पानी का ग्लास देने के बहाने तो कभी बेवजह कुछ पूछने के बहाने। मैं चाहती थी कि वो मेरी ओर देखे, मेरी बातों पर ध्यान दे, लेकिन वो अपने काम में इतना डूबा था कि मेरी सारी कोशिशें बेकार जा रही थीं। मैंने एक बार फिर कोशिश की। जब वो मशीन के पास झुका हुआ था, मैंने जानबूझकर उसके करीब जाकर कहा, विजय भैया, ये मशीन क्यों ख़राब हुई है। मैंने अपनी आवाज़ को थोड़ा नरम और मीठा रखा। विजय ने बिना मेरी ओर देखे कहा, शायद इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, मैं ठीक कर देता हूँ। मुझे गुस्सा तो आया, लेकिन साथ ही उसकी सादगी मुझे और खींच रही थी। मैंने सोचा, इस बार तो मैं तुम्हें मेरी ओर देखने पर मजबूर कर दूँगी। जब विजय ने काम ख़त्म किया, मैंने मम्मी से कहा, मम्मी मैं पैसे दे देती हूँ। मैंने पर्स से पैसे निकाले और विजय को देते वक्त फिर से उसका हाथ छुआ। इस बार मैंने थोड़ा और देर तक उसका हाथ पकड़ा और हल्का सा मुस्कुराई। मैंने कहा, विजय भैया, आप इतना अच्छा काम करते हो, अगली बार भी आपको ही बुलाएंगे। विजय ने हल्का सा सिर हिलाया और बोला, जी शुक्रिया। लेकिन इस बार मैंने उससे बात करने की कोशिश की। मैंने कहा, विजय भैया, आपका नंबर मिल सकता है, मतलब अगर फिर से कुछ ख़राब हो तो। विजय ने थोड़ा असहज होकर कहा, जी आप पापा जी को बता देना, वो मुझे बुला लेंगे। और वो अपना बैग उठाकर चला गया। मुझे गुस्सा भी आया और हंसी भी। ये आदमी इतना सीधा कैसे हो सकता है, मैंने सोचा। लेकिन उसका वो सीधापन ही मुझे और पागल कर रहा था। मैं अपने कमरे में गई और अब बिस्तर पर लेट गई। मेरे दिमाग में बस विजय का चेहरा घूम रहा था, उसकी मजबूत बाहें, उसकी गहरी आवाज़ और वो सादगी भरी मुस्कान। लेकिन दोस्तों, मुझे नहीं पता था कि मेरी ये हरकतें अब किसी की नज़र में आ चुकी थीं। दादी को शक होने लगा था। वो देख रही थी कि जब भी विजय आता है, मैं बेवजह ड्राइंग रूम में चक्कर लगाती हूँ। मेरे कपड़े, मेरा व्यवहार, सब कुछ बदल जाता था। एक दिन दादी ने मम्मी से कहा, इस लड़की पर नज़र रखो, कुछ गड़बड़ लग रही है। मम्मी ने हंसकर टाल दिया, अरे माँ जी, आप भी ना, रिया तो बस ऐसे ही है। लेकिन दादी का शक गहरा होता जा रहा था और मैं अपने जुनून में इतनी अंधी हो चुकी थी कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। विजय के जाने के बाद मेरा मन और बेचैन हो गया। मैं दिन रात बस उसी के बारे में सोचती थी। कॉलेज की छुट्टियों की वजह से मेरा बाहर जाना बंद था। मेरे दोस्त, मेरी मस्ती, सब कुछ थम गया था और विजय ही अब मेरी दुनिया का केंद्र बन चुका था। मैंने ठान लिया कि मुझे उसे फिर से बुलाना है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा करना था कि वो मेरी ओर ध्यान दे। मैंने अब फ्रिज को निशाना बनाया। मैंने फ्रिज का तापमान गड़बड़ कर दिया जिससे वो ठंडा करना बंद कर दे। मैंने मम्मी से शिकायत की, मम्मी फ्रिज ख़राब हो गया है, कुछ भी ठंडा नहीं हो रहा। मम्मी ने परेशान होकर कहा, अरे ये क्या मुसीबत है, अभी तो वॉशिंग मशीन ठीक कराई थी, चलो विजय को फिर बुलाते हैं। मैंने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मम्मी, आप पापा को बोल दो। पापा ने विजय को फ़ोन किया। मैंने इस बार और ज़्यादा तैयारी की। मैंने एक लाल रंग की सलवार कमीज़ पहनी जो मेरे बदन पर एकदम फिट थी। हल्का सा मेकअप, काजल और होंठों पर गुलाबी लिपस्टिक। मैंने अपने बालों को खुला छोड़ दिया।
मैं चाहती थी कि विजय मुझे देखे और मेरी तारीफ़ करे। जब विजय आया मैंने दरवाज़ा खोला। मैंने उसे देखकर अपनी सबसे प्यारी मुस्कान दी और कहा, आइए विजय भैया, इस बार फ्रिज ने धोखा दे दिया। विजय ने हल्का सा सिर हिलाया और रसोई की ओर बढ़ गया जहाँ फ्रिज रखा था। मैं उसके पीछे पीछे गई। वो फ्रिज चेक करने में जुट गया। मैंने मौका देखकर बात शुरू की। विजय भैया, आप तो हर चीज़ ठीक कर लेते हो, इतना टैलेंट कहाँ से आता है? विजय ने बिना मेरी ओर देखे कहा, जी बस मेहनत और अनुभव। मैंने फिर कोशिश की। मैंने जानबूझकर फ्रिज के पास रखी एक बोतल गिरा दी और उसे उठाने के बहाने विजय के करीब गई। बोतल उठाते वक्त मैंने उसका हाथ छू लिया। इस बार मैंने थोड़ा और ज़ोर से छुआ और मेरी आंखें उसकी आंखों से मिली। मैंने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी, गलती से हो गया। विजय थोड़ा असहज हुआ। उसने जल्दी से अपना हाथ खींचा और बोला, कोई बात नहीं। मैंने देखा कि वो थोड़ा घबरा गया था। मेरे मन में एक अजीब सी जीत का एहसास हुआ। मैंने सोचा, चलो इस बार तो तुमने मुझे देखा। लेकिन दोस्तों, मुझे नहीं पता था कि मेरी ये हरकतें अब किसी और की नज़र में थीं। दादी उस दिन रसोई के पास ही थी। उन्होंने मुझे विजय के करीब जाते देख लिया। उन्होंने मेरी हर हरकत पर गौर किया, मेरी मुस्कान, मेरा बार बार विजय के पास जाना और वो पल जब मैंने उसका हाथ छुआ। दादी चुप थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक आग थी। विजय ने फ्रिज ठीक किया और मम्मी से पैसे लिए। मैंने फिर से पैसे देने का बहाना बनाया। इस बार मैंने पैसे देते वक्त उसकी उंगलियों को हल्का सा दबाया और कहा, विजय भैया, आप जल्दी जल्दी आया करो। विजय ने कुछ नहीं कहा। उसने बस सिर हिलाया और चला गया। लेकिन मेरे दिल में एक तूफ़ान उठ रहा था। मैं चाहती थी कि वो मेरी ओर देखे, मेरे साथ बात करे, मेरे करीब आए। मैं अपने जुनून में इतनी डूब चुकी थी कि मुझे कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। विजय के जाने के बाद मैं अपने कमरे में थी। मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी और मेरे दिमाग में बस वही पल घूम रहा था जब मैंने उसका हाथ छुआ था। मैं सोच रही थी कि अगली बार क्या करूँगी। शायद उसे फिर से बुलाऊंगी, शायद इस बार कुछ और करूँगी। लेकिन तभी मम्मी ने मुझे आवाज़ लगाई, रिया नीचे आ। मम्मी की आवाज़ में एक अजीब सा गुस्सा था। मैं नीचे गई। वहाँ मम्मी और दादी दोनों बैठी थीं। दादी की आंखों में गुस्सा और मम्मी के चेहरे पर निराशा थी। मैंने पूछा, क्या हुआ मम्मी? दादी ने मुझे घूरते हुए कहा, तुझे शर्म नहीं आती? ये क्या हरकतें कर रही थी तू उस विजय के साथ? मेरा दिल धक से रह गया। मैंने बनावटी मासूमियत दिखाते हुए कहा, कैसी हरकतें दादी? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन दादी ने मुझे चुप करा दिया। मैंने सब देखा। तू बार बार उसके पास क्यों जा रही थी? उसका हाथ क्यों छू रही थी? ये क्या तमाशा लगा रखा है? मम्मी ने भी गुस्से में कहा, रिया, तू कॉलेज में पढ़ती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू ऐसी हरकतें करे। हमने तुझे इतनी आज़ादी दी और तू ये सब कर रही है। मैं चुप थी। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने सोचा कि शायद मैं माफ़ी मांग लूँ और बात ख़त्म हो जाए। मैंने कहा, मम्मी दादी, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं तो बस। लेकिन दादी ने मुझे बीच में रोक दिया। बस कर रिया, अब और बहाने नहीं सुनने। उस दिन मुझे बहुत डांट पड़ी। मम्मी और दादी ने मुझे साफ चेतावनी दी कि अगर मैंने फिर से ऐसी हरकत की तो वो पापा को बताएंगी। मैं अपने कमरे में गई और रोने लगी। मुझे गुस्सा भी आ रहा था और डर भी लग रहा था। मैंने सोचा कि शायद अब मुझे रुक जाना चाहिए, लेकिन मेरे दिल में विजय की यादें अभी भी ताज़ा थीं। कुछ दिन बाद मम्मी ने पापा को सब बता दिया। पापा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने विजय को फ़ोन किया और उसे घर बुलाया। जब विजय आया, पापा ने उसे खूब डांटा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसी हरकत करने की? पापा चिल्लाए। विजय ने सफाई देने की कोशिश की। साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस काम करने आया था। लेकिन पापा ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने गुस्से में पुलिस को बुला लिया। विजय को हिरासत में ले लिया गया। मोहल्ले में बात फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ लोग कहने लगे कि विजय ने गलत हरकत की। कुछ लोग मेरे बारे में गलत बोलने लगे। मेरे परिवार की इज्जत पर बनाई। विजय को पुलिस ने कुछ देर बाद छोड़ दिया क्योंकि कोई सबूत नहीं था।
लेकिन मोहल्ले की बातों ने मेरे परिवार को तोड़ दिया। लोग मेरे बारे में, मेरे चरित्र के बारे में गलत गलत बातें करने लगे। मेरे परिवार ने फैसला किया कि मेरी शादी करा दी जाए ताकि बातें बंद हों। कुछ ही महीनों में मेरी शादी एक अच्छे लड़के से हो गई। वो मुझसे बहुत प्यार करता था और मैंने भी अपनी ज़िंदगी को एक नया मौका देने का फ़ैसला किया। लेकिन मोहल्ले की बातों से तंग आकर हमें दिल्ली छोड़कर दूसरे शहर जाना पड़ा। नया शहर, नया घर, नई ज़िंदगी, सब कुछ बदल गया। मैं आज भी उस गर्मी की छुट्टियों को याद करती हूँ। वो दिन, वो गलतियाँ और वो जुनून। मैंने अपनी जवानी और आज़ादी का गलत इस्तेमाल किया और इसका खामियाजा मेरे पूरे परिवार को भुगतना पड़ा। लेकिन दोस्तों, मैंने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा और आज मैं चाहती हूँ कि आप मेरी कहानी से सीखें। दोस्तों, मेरी कहानी से आपको 3 बड़ी सीख मिलती हैं। पहली, गलत संगत से हमेशा बचो। मेरी कॉलेज की सहेलियों ने मुझे बिंदास बनाया, लेकिन उस बिंदासपन ने मुझे गलत रास्ते पर ले गया। दूसरी, अपनी इच्छाओं पर काबू रखो। मैंने अपने जुनून को काबू नहीं किया और इसका नतीजा मेरे परिवार को भुगतना पड़ा। तीसरी, परिवार की इज्जत सबसे बड़ी होती है। मेरी एक गलती ने मेरे परिवार को शर्मिंदगी झेलने पर मजबूर कर दिया। तो दोस्तों, ज़िंदगी में हर कदम सोच समझ कर उठाओ, क्योंकि एक छोटी सी गलती तुम्हारी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है। दोस्तों, तो ये थी मेरी कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इससे कुछ सीखने को मिला होगा। मेरी गलतियों से मैंने बहुत कुछ सीखा और मैं चाहती हूँ कि आप भी अपनी ज़िंदगी में सही रास्ता चुनें। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी इस कहानी से कुछ सीख सकें। और हाँ, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आया। आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है। अगर आप ऐसी ही और दिलचस्प कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाना ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की खबर मिले। चलो, अब मैं चलती हूँ। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखें।